सामंतवाद का जो प्रचार प्रसार हुआ, तो इस प्रचार प्रसार में जो मुख्य तौर पर हम यहाँ पहली बात जो हमने की थी वो फ्रांस के बारे में की थी, क्योंकि फ्रांस ही वो पहला राष्ट्र था जहाँ पे सामंतवादी व्यवस्था का जो है आरंभ हुआ था। अब फ्रांस में हुआ क्या, फ्रांस में जैसे कि हमने देखा कि इससे पहले की अगर हम स्थिति बात करें तो रोमन साम्राज्य, क्योंकि ये सारे का सारा जो क्षेत्र था, चाहे वो जर्मनी था, चाहे वो फ्रांस था, चाहे वो इंग्लैंड था, वो सारे के सारे किस साम्राज्य के अंतर्गत आता था? रोमन साम्राज्य के। तो रोमन साम्राज्य के अंतर्गत ये सारे का सारा क्षेत्र आता था। लेकिन बाद के समय में क्या हुआ, यह कमज़ोर हो गया। ठीक है, अब कमज़ोर हो गया और एक समय ऐसा आया जब उसको काफ़ी मजबूती मिली और पुनः उस साम्राज्य को एक पवित्र रोमन साम्राज्य के रूप में उसको देखा जाने लगा, क्योंकि पोप लियो तृतीय जो थे वो पोप थे। जो मैंने तुमसे सवाल पूछा था वो पोप थे, तो उन्होंने जो है वो उसे, उनके साथ अच्छे संबंध थे, तो इसलिए उसे शार्लेमन को पवित्र रोमन सम्राट की उपाधि से नवाजा गया। ठीक है, अब हुआ क्या कि जो फ्रांस था, ठीक है, उसको पहले गौल कहा जाता था। फ्रांस को क्या कहते हैं? गौल। फ्रांस का पुराना नाम जो है वो गौल है। तो फ्रांस में क्या हुआ कि वहाँ पे एक जर्मन जनजाति थी, उसका नाम था फ्रैंको। ठीक है, फ्रैंको या फ्रैंक जो है वहाँ की जनजाति थी। तो उस जनजाति ने क्या कर दिया, क्लोविस उनका नेता था, तो उसके नेतृत्व में जो वहाँ पे हमला करके उसको 486 में जो वो उस पर अधिकार कर लिया। ठीक है, और इसी प्रकार से जो वहाँ पे क्या हुआ कि वो जो क्षेत्र था वो फ्रांस कहलाने लगा। पहली बात तो ये है कि वो फ्रांस बना कैसे, तो क्योंकि इससे पहले वो क्या था, गौल था। तो जर्मन जनजाति ने जब उस पर जर्मन जनजाति फ्रैंक ने जब उस पर अधिकार किया तो ये क्या बन गया, फ्रांस बन गया। तो एक्चुअली में यहाँ पर क्या हुआ कि शार्लेमान जो था यहाँ का एक प्रसिद्ध जो है वो फ्रांस का शासक बन गया 8वीं सदी में। ठीक है, 8वीं सदी में। और 8वीं सदी में जब ये वहाँ पे बन गया तो उसके उपरांत इसने अपने आप को जो है पवित्र रोमन सम्राट जो घोषित किया और साथ में अपने साम्राज्य का विस्तार किया, यथासंभव जो उसके द्वारा विस्तार किया गया। उसके लिए उसने क्या कर लिया, उसके लिए बहुत सारे लोगों का सहयोग प्राप्त किया। तो जिन लोगों ने उसका जो है वो सहयोग किया था, जिन लोगों ने उसे सहयोग प्रदान किया था, उन लोगों को बाद के समय में उसने जागीर अथवा भूमि का टुकड़ा देना शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप जो है फ्रांस में सामंतवादी व्यवस्था की शुरुआत हो गई। क्लियर हो गया? ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पे राजा हूँ, अगर मैं शार्लेमान हूँ, तो मैंने जो है वो एक मतलब नीति की तरफ अपने साम्राज्य में बढ़ोतरी कर ली, बहुत सारे क्षेत्रों में जो विस्तार कर लिया। तो अब मैं अकेला तो नहीं कर पाऊंगा ना ये, तो अगर विशाल क्षेत्र पर जो उसने अधिकार करना है तो उस स्थिति में उसे क्या, किसकी आवश्यकता थी? अन्य सहयोगियों की आवश्यकता थी। तो ये अन्य जो सहयोगी थे उन सब ने मिलकर जो वो क्या कर लिया, उसे मदद करी, और जिन लोगों ने जो है उसकी मदद करी थी उन लोगों को जो उसमें जागीरों के रूप में जो उसे बदले में जो तोहफा उनके द्वारा जो वो दिया गया। ठीक है, किसके द्वारा? शार्लेमान। दूसरा जो आता है वो आता है इंग्लैंड। ठीक है, अब इंग्लैंड में क्या हुआ कि इंग्लैंड में भी जो यहाँ पर जो है वो इसको 6वीं सदी ईस्वी में जो वो लगभग एंजेला और सैक्सन जो इंग्लैंड, ये भी वहाँ पे जो वो एक वहाँ की जाति है, तो वो वहाँ पे आकर जो वो बस गए। जब वो वहाँ पे आके बस गए तो उसके पश्चात जो है यह उनके नाम पर एंजिल लैंड कहा गया। इसे एंजिल लैंड जो बाद के समय में उसका एक परिवर्तित एक जो नाम है वो इंग्लैंड बन गया। ठीक है, पहले ही क्या था, एंजिल लैंड था, जो उसके आधार पर जो उनकी जातियों के आधार पर जो है जनजाति के आधार पर जो है उसका नाम वहाँ तो बदला। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमने बात की भी थी इस बारे में कि फ्रांस में एक जगह थी बरगंडी। बरगंडी का जो राजकुमार था उसका नाम था विलियम। फ्रांस के बरगंडी का राजकुमार जो था वो विलियम था। उसने एक्चुअल में जो वो हमला कर दिया किस पर? इंग्लैंड पर। किस पर? इंग्लैंड, जिसके बारे में हमने अभी बात की कि वो पहले इंग्लैंड था फिर वो इंग्लैंड बन गया। तो उस पर जो है वो किसने कर दिया? विलियम ने। एक तरफ आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, एक तरफ जो है वो बरगंडी राजकुमार विलियम और दूसरी तरफ इंग्लैंड राजा, उसका जो नाम था वो था ड्यूक विलियम, सॉरी नहीं, वो हेराल्ड था उसका। ओके, तो यहाँ पे ड्यूक विलियम जो है वो बरगंडी का राजकुमार था और दूसरी तरफ जो वो उसका विरोधी कौन था? इंग्लैंड का हेराल्ड। ठीक है, ओके, अब हेराल्ड जो था उन दोनों के बीच में युद्ध हो गया। इन युद्ध जो हुआ वह कहलाती है हेस्टिंग्स की लड़ाई। क्या कहलाती है? हेस्टिंग्स की लड़ाई। और इस लड़ाई में मुख्य तौर पर जो वो क्या हुआ कि सारी की सारी भूमि उसके बाद जो उसने वहाँ पे इंग्लैंड में जो प्राप्त की ना, अब वहाँ पे क्या हुआ, विलियम जो वहाँ का राजा बन गया एक तरह से। तो वो सारे का सारा जो क्षेत्र था जो उसे जो प्राप्त हुआ उसका उसने क्या किया, पहले उसने मैप बनाया कि मेरे पास कितनी लैंड आई, कितनी ज़मीन आई।
अब उस ज़मीन को उसने क्या कर लिया कि जिन 180 सरदारों ने उसे सहयोग किया था, है ना समृद्धि, जिन 180 सरदारों ने उन्हें सहयोग किया था वो उस भूमि जो है वो उसने बांटना शुरू कर दिया या बांट दी। तो वो जो है इंग्लैंड में सामंतवादी प्रथा की शुरुआत हुई। पहले हाँ, मतलब ये एक तरह से जो वो जैसे हम प्रोमिनेंट फिगर्स जो थे होते हैं सोसाइटी के होते हैं, जैसे महत्वपूर्ण जो लोग होते थे ना, उन लोगों ने जैसे मान लेते हैं कि अगर गांव कोई ना कोई तो होता है ना, अगर गाड़ी भी कोई चल रही है तो कोई ना कोई इसको चलाने वाला तो होता है ना, ठीक है। तो निश्चित तौर पर कोई भी राजनीतिक शक्ति है, अगर मैं तुमसे जो वो सहयोग मांग रहा हूँ तो मैं एक एक के पास थोड़ी ना जाऊँगा, कोई ना कोई आपका लीडर होगा, ठीक है। तो उस लीडर को से जो वो मेरी यहाँ पे बात बनेगी तो वो अपने लोग के अपने कुनबे के लोगों को जब वो इकट्ठा करेगा, उन्हें संगठित करेगा और उस आधार पर जो वो हमारा सहयोग करेगा। तो ऐसा ही जो 180 सरदारों ने जो वो उनका सहयोग किया था, जिन्हें पूर्णतः जो उनका सहयोग किया और उसके परिणाम स्वरूप भी जो फाइनली वो उसको अचीव कर पाए, उन्हें जागीरों के रूप में बांट दिया, ठीक है। इसी प्रकार से जब जर्मनी की जो स्थिति थी वो पहले काफ़ी अच्छी थी, लेकिन 14वीं सदी में ये वो समय था जब है सामंतवाद भी थोड़ा सा डाउनफॉल किया और जो बढ़ना शुरू हो गया था। लेकिन यहाँ पे राजा कमज़ोर हो गए, जैसे हमने तराजू के 2 पलड़े बताए थे। तो जब राजा कमज़ोर हो जाएगा तो सामंती व्यवस्था को फलने फूलने का मौका मिलेगा, ठीक है। या उसको दूसरे शब्दों में अगर जैसे हम बोले कि एक तरफ यहाँ पे गाय है, दूसरी तरफ घास है, तो क्या होगा, वहाँ पे गाय नहीं रहेगी ना, घास खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये कमज़ोर हो गया कौन, राजा। उस स्थिति में फलने फूलने का मौका किसे मिल गया, सामंतों को। तो जर्मनी में इस प्रकार से हुआ। उसके अलावा जो आपका इटली, स्पेन और ऑस्ट्रिया में भी इसी प्रकार की व्यवस्था वहाँ पे शुरू हुई, ठीक है। अब सामंतवाद की इसमें मुख्य तौर पर जब वो इसकी विशेषताएं क्या है, ठीक है। अब सामंतवाद की विशेषताएं, अब विशेषताओं के बारे में आपको याद होगा, ये विशेषताएं होती है ऐसे गुण जो उस चीज़ को विशेष कर देते हैं, ठीक है। अब राजशाही में राजा सर्वोच्च था, वो कोई विशेषता नहीं है उसकी, वो सभी में ऐसा ही होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर राजा की जो विशेषता है वो क्या होगी, राजा की स्थिति सर्वोच्च थी, सर्वोच्च भूमि का वो स्वामी अवश्य था, लेकिन वो नाम मात्र शासक के रूप में अपनी भूमिका अदा करता था। हाथ और सामने रखिए, ठीक है, पाँव भी आपस में लॉक नहीं करने। तो इस प्रकार से वो क्या करता था, उसकी स्थिति जो सर्वोच्च थी, लेकिन फिर भी उसके पास ना तो धन था ना तो सेना, और उसके लिए जो उसे किसी और के जो वो मतलब किसी और की ओर जो वो सहायता के लिए जो उसे जो वो सहारा लेना पड़ा, और वो जिन लोगों से उसने सहायता प्राप्त करी वो थे सामंत लोग थे, ठीक है। तो सामंत वही आते हैं कि सामंत क्या थे, अब भूमि का जो मालिक था वो था राजा, लेकिन उस भूमि को राजा ने अपने पास कुछ भूमि छोड़कर बाकी की भूमि किसको दे दी, सामंतों को दे दी। किसको दे दी, तुम भी ठीक कह रहे हो, लॉर्ड्स भी सामंत ही हैं, ठीक है। सबसे बड़े जो सामंत होते थे वो लॉर्ड्स ही होते थे। तो ये जो सामंत थे उनको जो है उसने भूमि दे दी, और भूमि देने के उपरांत जो है वो उस क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ों के अधिकारी भी बन गए। वो सेना रख सकते थे, न्याय कानून बना सकते थे, न्याय कर सकते थे, सिक्के ढाल सकते थे, पूरे का पूरा जो नियंत्रण था, शासन प्रबंध था, वो उन्हीं के द्वारा किया जाता था। क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है वो सेकंड, अब हम मेनर के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। तो मेनर क्या होता था, हाँ, लॉर्ड के पास जो क्षेत्र सारे का सारा आवास केवल मतलब वो था, अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति लॉर्ड है तो उस लॉर्ड के पास क्या होगा, एक विशाल क्षेत्र होगा, उसमें उसका राजमहल भी होगा, उसमें अन्य लोगों के घर भी होंगे, चारागाह भी होगी, वन भूमि भी होगी, अब कोई छोटी मोटे जैसे हम अनाज पीसने के जो कारखाने हैं, वो सारे की सारी चीज़ें जो वहाँ पर हुआ करती थी। तो ये सारे का सारा जो क्षेत्र कहलाता था वो कहलाता था मेनर। क्या कहलाता था, साधारण शब्दों में लॉर्ड का जो आवास क्षेत्र जो था वह मेनर कहलाता था, जिसमें वो सारी की सारी चीज़ें, जैसे उसमें कारखाना हो गई, और इसके आपको याद होगा कि वो एक दुर्ग होता था, किला, चबूतरे, ऊंचे चबूतरे पे इसको बनाया जाता था, विशाल भवन में ये रहता था। उसके चारों ओर खाई होती थी जो हमेशा पानी से, वो इसलिए होती थी ताकि अगर कोई दुश्मन अगर उस पर जो हमला करता तो उस स्थिति में उसे हाँ उससे बचाव होता, ठीक है। तो 9वीं सदी में क्या हुआ, नाइट्स का जो है वो उदय हुआ। नाइट्स का जो उदय हुआ तो निश्चित तौर पर जो उससे फल उसका जो प्रभाव वो इसलिए हुआ क्योंकि जब युद्ध बहुत ज़्यादा बढ़ गया ना,
तो एक ज़रूरी हो गया, एक अवश्यम भावी चीज़ हो गई कि वहाँ पे एक नए वर्ग का युद्ध आया जिसका जो काम होगा वो केवल और केवल युद्ध करना ही होगा। तो इस प्रकार से योद्धा सामंत जो वो अस्तित्व में आए। ठीक है जनक, ओके। उसके बाद जो है वो हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो कृषक दास, अब ये तीसरे वर्ग की बात हम कर रहे हैं। तो स्वतंत्र किसान काफ़ी हद तक जो वो मजबूत थे, संगठित थे, लेकिन उनकी संख्या काफ़ी कम थी। ज़्यादातर भूमि पर काम करने वाले जो लोग थे, जिसको हम किसान कहते हैं, वो लोग ऐसे लोग थे जो उस भूमि पर अपना किसी प्रकार का अधिकार नहीं जमा सकते थे। वो केवल कार्य के तौर पर जो वो कार्य करने के लिए वहाँ पर उपस्थित होते थे। ठीक है, उनसे 16 से 18 घंटे काम करवाया जाता है और बदले में उन्हें ना भरपेट भोजन मिलता था, ना तन ढकने के लिए पर्याप्त कपड़ा। ठीक है, उसके बाद जब हम इसके गुण और हानियों के बारे में बात करते हैं तो गुण में सबसे पहले हमने देखा कि ये समय की मांग भी थी, एक समय की मांग थी, क्योंकि लोग अपने आप को खुद जब वो असुरक्षित महसूस कर रहे थे, वो खुद चाह रहे थे कानून और व्यवस्था नामक कोई चीज़ हो। ठीक है, और लोक भलाई के कार्य भी कोई हो। तो इसलिए जब राजा वो खुद नहीं कर सकता था तो कोई ना कोई, इनके सामंतों ने जब वो बागडोर संभाली तो निश्चित तौर पर उनने चैन की सांस ली। दूसरी बात, उनके द्वारा क्या हुआ कि अब जो है वो कुशल प्रशासन उनके द्वारा स्थापित किया गया, क्योंकि आरंभ में कोई चीज़ आती है तो वो अपने गुणों को लेकर आती है ना लक्ष्मी, अपने गुणों को लेकर आती है। गुणों को लेकर इस प्रकार से आती है क्योंकि नई व्यवस्था थी, एकदम से जब स्थिति को कंट्रोल करना था, तो इसके द्वारा वहाँ पर अच्छा जो है शासन प्रबंध उनके द्वारा स्थापित किया गया, जिसके लिए क्षेत्रों का विभाजन किया गया, वहाँ पे उच्च योग्य अधिकारियों की नियुक्ति की गई और लोगों की भलाई के लिए जो विभिन्न प्रकार के जो प्रबंध वहाँ पे किए गए। ये किस पर भी लगाम है, ये जो है वो विशेष तौर पर लगाम उन पर भी है जो विशेष तौर पर निरंकुश शासकों पर एक प्रकार से नियंत्रण स्थापित करना था। क्योंकि इससे पहले शासकों की जो शक्तियाँ थी वो कैसी थी, असीम थी, मतलब उनको कोई पूछने वाला नहीं था, उनको कोई रोकने वाला नहीं था। तो उन्होंने उस पर जो वो लगाम लगा दी, क्योंकि वहाँ पे निरंकुश जो शासक थे उन पर जो उन्हें एक प्रकार से लगाम कस दी। तीसरा जो आता है वो आता है, ये सामंत होते थे वो क्या करते थे, आपस में युद्ध करते थे। युद्ध करने से परिणाम स्वरूप क्या होता था, वहाँ पे शूरवीरता, जो शौर्य है, जो साहस है, जो रण कौशल है, उन सब गुणों का जो वो विकास होता था। तो यहाँ पे इस सामंतवादी व्यवस्था के आने से जो वो क्या हुआ कि समाज में शूरवीरता को प्रोत्साहन मिला। ठीक है, अब सामंत खुद ही लड़ेंगे ना, सैनिक भी तो रखेंगे ना, बहुत सारे लोग अंदर भी अपने अधीन भी तो रखेंगे। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि समाज में शूरवीरता को प्रोत्साहन मिला। दूसरी बात यह कला और साहित्य को योगदान मिला। ठीक है, अब राजा के पास जो पर्याप्त धन नहीं था तो वो किस प्रकार से कला साहित्य के क्षेत्र में योगदान देता। ठीक है, कैसे जो सुंदर मंदिर बनाता, भवन बनाता, कैसे जो वो विभिन्न प्रकार की मूर्तियों का, चित्रों का। अब जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास पैसा ही 50 रुपये है, अब उस पर दो ऑप्शन है, या तो वो खाना ही खा ले या तो वो पेंटिंग खरीद ले। तो वो पेंटिंग ही खरीदेगा ना, तो प्रायोरिटीज उसको जो है वो डिसाइड करनी है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि उसके पास ये रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन जब सामंतों ने जो बागडोर संभाली तो उस स्थिति में चिंता मत कर स्मृति, हमें सबका ख्याल है। ठीक है, टाइम देख के क्या होगा। ओके, तो वहाँ पे क्या हुआ कि उनके द्वारा जो है वो अपने स्थिति को मजबूत करने के उपरांत उन्होंने कला और साहित्य के क्षेत्र में भी पर्याप्त योगदान दिया, उसको जो है वो मजबूत किया। ठीक है, अब उसके बाद जो वो हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर ये तो रही उसकी जो है वो गुणों के बारे में, लेकिन अगर उसकी हानियों के बारे में बात करते हैं तो उसकी बहुत सारी हानियाँ, यहाँ तक कि मैं अगर ये कहूँ कि गुणों के बजाय जो उसकी हानियाँ अधिक थी। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले जो हानि वो क्या थी, कमज़ोर शासक। जो पहले शासक जब वो कमज़ोर थे और इस उम्मीद से कि ये सामंत जो है मेरी कमज़ोरी को दूर करके जो मुझे मजबूत करेंगे, वो सारे के सारे उसका परिणाम जो था वो बिल्कुल विपरीत निकला। ठीक है, वो जो सामंत थे वो दिन प्रतिदिन उसी शासक को कमज़ोर करते चले गए। ठीक है, शासक जो वो दिन प्रतिदिन जो वो कमज़ोर ही होता चला गया, वो नाम मात्र ही रह गया। दूसरी बात जो आता है वो तो किसानों का शोषण था। अब हमने देखा क्या हो गया संजना, कुछ हो रहा है, किसानों का शोषण। अब आपको देखा हमने तीसरा वर्ग जो देखा था पादरी वर्ग, उसका ये था कि वो जो है वो धार्मिक मामलों में जो वो सर्वे सर्वा था, उसका कोई सानी नहीं था। ठीक है, लेकिन वो बाकी के लोगों पर भी पूर्ण नियंत्रण रखा करता। लेकिन जहाँ तक हम बात करते हैं सामंतों की, तो सामंत जो थे वो अपने क्षेत्र में जो एक प्रकार से है ना निखिल, सामंत जो थे अपने क्षेत्र में जो काफ़ी मजबूत थे,
लेकिन उसके बावजूद वो भूमि जो उनके पास जो रहती थी, उस भूमि पर काम करने वाले मुख्य तौर पर कौन थे? कृषक थे। कृषक थे, तो कृषक दासों में, इनके कृषक में से सबसे महत्वपूर्ण जो थे वो कृषक दास ही थे, जो ज़्यादातर इनकी संख्या थी। और ये कृषक दास पूर्णतया उनके अधीन थे, उनकी दया पर निर्भर थे। जितनी रोटी उन्होंने देनी है, अब रोटी तो उतनी खाई जाती है ना जितना ज़रूरत हो, ठीक है, भरपेट खाना ही खाएंगे। तो वहाँ पे क्या था, लेकिन उन्हें जो है वो केवल जीने लायक जो वो उन्हें खाना दिया जाता था, और कम से कम जो उन्हें कपड़ा दिया जाता है। यानी कि दूसरे शब्दों में, अगर मालिक उन पर रहम करेगा तो वो कुछ अच्छा खाएंगे, कुछ अच्छा पहनेंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अब नहीं, अगर दिन प्रतिदिन जो उसकी स्थिति अगर कमज़ोर होती जाएगी तो क्या होगा, वो बीमार पड़ जाएगा और बाद के समय में मर जाएगा, ठीक है। तो इस पर उन्हें जो पूरी तरह से उनकी दया पर छोड़ दिया गया। फिर उसके बाद अगला इसका जो सबसे बड़ा जो नुकसान है वो क्या है, युद्धों को प्रोत्साहन। अब हमने देखा, हमने विभिन्न सामंत बना लिए थे, सामंत अलग अलग बना दिए थे। वो सामंत अपने क्षेत्र, अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए युद्ध करते थे, ताकि मेरे क्षेत्र में भी विस्तार हो सके और मेरे पास संसाधन भी अधिक से अधिक होते चले जाए। और इससे क्या हुआ, युद्धों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन। और युद्ध जब होते हैं ना, तो उसमें दो तरह की हानि जरूर, वेरी गुड, जनहानि और एक युद्ध जब होगा तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, और दूसरा बहुत सारा धन भी उसके लिए खर्च होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से उसके बाद जो आता है वो अनैतिकता का प्रसार आ गया, ठीक है। अब अनैतिकता जो है वो वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे आपको खुद होगा पता कि देने वाला कौन था। वैसे देने वाला कौन था, स्वामी होता था। शुरू में देने वाला कौन था, राजा था, लेकिन राजा की स्थिति कमजोर, ठीक है। असामी जो लेने वाला था, जो उसकी दया पर निर्भर रहने चाहिए था वैसे, तो वो जो है वो शक्तिशाली हो गया। वो अब आप खुद सोचे कि अगर कोई दूसरे का खून पीकर, खून चूस कर जो वो अगर कोई खुश रहता तो वो अच्छी बात है ना? कभी भी अच्छी बात नहीं हो सकती। तो एक तरफ वो राजा को परेशान कर रहा है, दूसरी तरफ किसानों को। तो वहाँ पे वो झूठ का सहारा लेता है, फरेब का सहारा लेता है, दूसरों का शोषण करता है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, अनैतिकता का भी प्रसार हुआ, ठीक है। और उसके बाद जो वो राष्ट्रीय एकता में वादा। राष्ट्रीय एकता में जैसे अब हम लोग सारे के सारे लोग हैं, सबसे पहले हम क्या हैं, हम शिमला वासी हैं ना, हम सभी भारतवासी हैं, ठीक है। हमारा सबसे पहला अगर कोई चीज़ हमारे पास जो आती है, धर्म भी जो है वो उसको दूसरा स्थान जो उसमें देखते हैं, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे धर्मों के लोग रह सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जो है वो क्या है हमारे लिए, हमारा देश, ठीक है। क्योंकि जब तक हम देश को सर्वोपरि मानते हैं तब तक वो राष्ट्रीय एकता का एक प्रतीक है। और जब हम ये सोच के चलना शुरू कर देंगे हम हिमाचली है, हम मराठी है, हम पंजाबी है, हम असमी है, तो इस आधार पर क्या होगा, हम अब केवल अपने क्षेत्र तक जो, और उसका आगे वाला सिस्टम ये होगा कि हम यहाँ वाले हैं, वो वहाँ वाले हैं, हम आपस में अगर लड़ते रहेंगे तो वहाँ पे वो चीज़ है वो राष्ट्रीय एकता में एक बहुत बड़ी बाधा है, ठीक है। और इस प्रकार से जो कुछ अन्य कारण भी है वो भी इसके लिए जब वो एक प्रकार से जब वो दोषों के रूप में वहाँ पे होते गए, क्योंकि ये जो स्थिति थी, जो उनकी दशा थी, वो दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही चली गई थी, ठीक है। अब जहाँ पे हम बात करते हैं सामंतवाद का पतन कब हुआ, 15वीं सदी में हुआ, ठीक है। तो इसमें मुख्य तौर पर जैसे 1485 ईस्वी में आपका जो है वो इंग्लैंड में, फ्रांस में 1789 में, ठीक है, और रूस में जो वो 1917 में, और जर्मनी में 1848 ईस्वी में जो सामंतवादी व्यवस्था का पतन हो गया, जिसके बारे में हम बड़े समझदार हैं।